जी, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहे होंगे। ये वो मेथड है विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द डिफ़िकल्ट मेथड, जिसको हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा मुश्किल मेथड जो है वो समझ रहे होते हैं। अब ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें हो क्या रहा है। देखिए, इससे पहले जो हमारे पास था उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे थे डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसके ऊपर हम कॉस्ट के ऊपर नहीं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे, बल्कि हम किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, उसकी WDV जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, देखें, ईयर 1 है जब आप एसेट जो है वो लेके आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयर 1 में आपने एक एसेट जो है वो बाय किया 1 मिलियन रुपीज़ का, ठीक है, 1 मिलियन रुपीज़ का बाय किया। अच्छा, इसमें आपको डेप्रिसिएशन रेट जो है वो गिवन होगा, वो कितना है, 10% है, और हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। हम कहते हैं हमने ये एसेट बाय किया और हम इस एसेट को अपने पास 7 साल तक जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब मेथड जो है हमारा डेप्रिसिएट करने का वो WDV मेथड है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के तहत अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे तो कैसे किया जाएगा। देखें, जिस साल हम एसेट एक्वायर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो मेरा ईयर 1 जो है वो कहला रहा होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, ईयर 1 कहलाता है। अब ईयर 1 में जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो हम लगाएंगे कॉस्ट के ऊपर, मतलब ये मेरे पास कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर रेट जो है वो लगाऊंगा, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी बनती है, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 लाख रुपया जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कंसीडर हो रही होती है। अब आगे डेप्रिसिएशन, अब अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, देखें, जिस साल हम एसेट परचेज करेंगे, जिस साल हम एसेट ख़रीदेंगे, उस साल जो डेप्रिसिएशन है वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, वो हम कॉस्ट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन लेटर ऑन हम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो कैरिंग वैल्यू होगी, जो WDV होगी, हम उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। देखें, अगर मैंने ईयर 2 में डेप्रिसिएशन निकालनी है तो ईयर 2 में मैं ये नहीं निकाल सकता, मैं क्या करूंगा, मैं कैरिंग वैल्यू निकालूंगा। अब कैरिंग वैल्यू क्या होगी, मैं कहूँगा जी मेरे पास एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 मिलियन, कितना डेप्रिशिएट किया हुआ है, 1 लाख का डेप्रिशिएट किया हुआ है, लेस करवाया तो ये आ गई मेरे पास कैरिंग वैल्यू। मैं इस कैरिंग वैल्यू के ऊपर रेट लगाऊंगा, रेट कितना है, 10%, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर, वो कितनी होगी, 90,000 बन रही होगी। तो कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम इसे क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अगर मैं ईयर 3 की डेप्रिसिएशन की बात करूं तो कैसे निकाली जाएगी। देखें, अब ईयर 3 की बुक वैल्यू क्या है वो मैं निकाल सकता हूं। अब वो कैसे, देखें, ईयर 2 के एंड के ऊपर मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 9 लाख थी। ईयर 2 के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 90,000 आई थी। लेस किया, कितना जवाब आया, 8,10,000 आया। ये मेरी है कैरिंग वैल्यू, ये मेरी क्या है, कैरिंग वैल्यू है। या इन अदर वर्ड्स, देखें, आपके पास एसेट की कॉस्ट कितनी थी, टोटल 1 मिलियन थी। एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 1 लाख आपने डेप्रिशिएट किया था ईयर 1 में, 90,000 आपने डेप्रिशिएट किया इसको ईयर 2 में, टोटल कितनी बनी, 1,90,000 जो है वो इसकी बन रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये 1,90,000 जो है हम इसमें से लेस करवा देंगे, तो जो इसकी कैरिंग वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 8,10,000। अब इस 8,10,000 के ऊपर रेट लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कितनी आ रहेगी आपकी, 81,000 आ रही होगी। तो इसे हम कहते हैं WDV मेथड के हम जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो कैरिंग वैल्यू है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। अच्छा, इसका ट्रेंड पता है क्या होता है,
इसका ट्रेंड ये है कि हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो कम हो रही है। देखिए पहले साल जब मैंने डेप्रिशिएट किया था वो 1 लाख डेप्रिसिएशन आई, दूसरे साल कितनी आई है 90,000, तीसरे साल कितनी आई है 81,000। तो हर गुजरते साल के साथ हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा WDV मेथड जो है कहला रहा होता है। ये हम उसके जो बेनिफिट का पैटर्न है हम उसी पैटर्न के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देखें आप एक नई मशीन लेके आते हैं, नई मशीन पहले साल बड़ा अच्छा चलती है, ज़रा यूनिट्स बनाती है, जैसे जैसे उसकी लाइफ चलती रहती है, जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाती है उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जिस पैटर्न में उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है हम उसी क्या करेंगे, उसी पैटर्न में हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो इसमें भी क्या होगा, पहले साल डेप्रिसिएशन हमारी ज़्यादा होगी, फिर हमारी कम होगी, फिर हमारी जो है मज़ीद कम हो जाएगी, फिर हमारी मज़ीद कम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डेप्रिशिएट इस वे में कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द वे हाउ वी आर डेप्रिशिएटिंग, दिस इज़ द वे हाउ वी आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड जो है वो कहला रहा होता है। जैसे सवाल है कि प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1 लाख विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹10,000। तो द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, एंटिटी का ईयर एंड जो है वो कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। रिक्वायरमेंट है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, हमने बताना है कितनी उसकी डेप्रिसिएशन होगी, कितनी उसकी कैरिंग वैल्यू होगी 2021 से लेके 2025 तक। तो ये उसने हमें बताया है। अब देखें हमें जब WDV के तहत हमने डेप्रिशिएट करना होता है तो हमें रेट चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है। अब यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास रेट जो है वो गिवन ही नहीं है। अब जब हमारे पास रेट गिवन नहीं है तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये फॉर्मूला जो है वो हमने याद रखना है, डैट इज़ 1 माइनस यूज़फुल लाइफ रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे अब देखिए हमने यहाँ पे रेट निकालना है, मुझे रेट नहीं पता, तो आ जाएगा जी 1 माइनस हम लेंगे यूज़फुल लाइफ, वो कितनी थी 5 थी, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,000 है, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1 लाख है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास रेट आ रहा होगा डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37% जो है हमारा रेट बन रहा होगा। तो अगर आपको रेट नहीं गिवन तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला के मुताबिक रेट निकालना है। 1 माइनस यूज़फुल लाइफ ऑफ रूट, मतलब अगर एक एसेट की लाइफ 10 साल है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, 7 है 7 आ जाएगा, 5 है 5 आ जाएगा। तो हम उसके ऊपर रूट लेंगे ओवर रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, तो 37% आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना, 36.9 आता है, राउंड ऑफ करके 37 बन रहा है। अब देखिए 2021 में जब मैं इसको डेप्रिशिएट करूँगा तो मैंने कितने का लिया था, 1 लाख का, रेट लगाया कितना 37%, कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 37,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन जो है आ जाएगी। अब जब 2022 में मैं रेट लगाने की बात करूंगा तो वो लगना है किसके ऊपर, कैरिंग वैल्यू के ऊपर। कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, डेप्रिशिएट कितना किया था 37,000 का, तो कितनी मेरे पास WDV आ रही थी 63,000। इस 63,000 के ऊपर हम रेट लगाएंगे, वो कितना होगा 37%। तो 63,000 का 37% लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। तो 63,000 का हम लेंगे 37%, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो कितनी होगी 23,310 बनेगी। अब 2023 की बात करूं तो मेरे पास थी 2022 के 23 के शुरू में WDV 63,000, पिछले साल की लेस की डेप्रिसिएशन 23,310, तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 63,000 माइनस 23,310, ये हुआ मेरे पास 39,690।
इसके ऊपर रेट लगाऊंगा 37%, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा वो कितनी बनेगी 14685 जो है वो डेप्रिसिएशन जो है बन रही होगी, एंड सो ऑन। हम इसे क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे कहता है जी नॉन करेंट एसेट कॉस्ट रुपीज 64,000, it is depreciated by reducing balance method at a rate of 25% each year. What is the annual depreciation in year 1, year 2 and year 3? बताएं क्या डेप्रिसिएशन होगी ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में, वो हमने क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। तो आपने एसेट कितने का लिया था, 64,000 का लिया था, तो हमने इसके अब रेट निकालना है। ईयर 1 तो हमने कितने का लिया था, 64,000 के ऊपर हमारे पास रेट क्या है, 25% डेप्रिसिएशन का है। तो 64,000 का हम लेंगे 25%, तो मेरे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 64,000 WDV है, पहले साल हम कॉस्ट पर लगा देंगे, तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 16,000। ठीक है। दूसरा है हमारे पास ईयर 2 में। ईयर 2 में जब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो मेरे पास कॉस्ट थी 64,000, उसमें से हमने लेस किया 16,000, तो मेरे पास उसकी WDV आ जाएगी 64,000 माइनस 16,000, तो ये बनेगी मेरे पास 48,000 जो है WDV बनती है। इसका मैं लूँगा 25%, तो क्या जवाब आ जाएगा, 48,000 का 25% लूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 12,000। तो ये बनेगी मेरे पास डेप्रिसिएशन इसकी ईयर 2 के लिए। ईयर 3 के लिए निकालनी होगी, तो ईयर 3 के स्टार्ट में मेरे पास WDV 48, इसमें से 12,000 जो है मैंने लेस करवाया, तो मेरे पास जवाब आया 36,000। इसका हम लेंगे 25%, तो 36,000 का अगर हम 25% लेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 9,000 इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बन रही होगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक इसका शॉर्टकट मेथड है कि हम डेप्रिसिएशन के ऊपर ही हम रेट लगा लेते हैं। देखें ईयर 1 की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास, वो कितनी थी, 64,000 का हमने 25% लिया, तो मेरे पास क्या जवाब आया, मेरे पास जवाब आया 16,000। अब ईयर 2 पे हमने जब निकालना है तो रेदर देन मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ, इन एनी केस मैं यही लेता हूँ 16,000, इसको रिमेनिंग से, मतलब मेरे पास थी डेप्रिसिएशन 100, इसमें से 25 लेस करूँ कितना बनता है मेरे पास 75, तो मैं इसको अगर 75% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो कितना जवाब आएगा मेरे पास 12,000। ईयर 3 में भी मैं क्या करूं, मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी है थी 12,000, मैं अगर 12,000 का 75% ले लूं, 12,000 का 75% ले लूँ तो आंसर क्या आएगा 9,000। तो आप इसको अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप बुक वैल्यू पर लेके चलें। अल्टरनेटिवली यही हो सकती है कि हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये WDV पे आती है, तो WDV का मतलब होता है कि जो मेरे पास उस वक्त बुक वैल्यू मौजूद थी उसके ऊपर हमने रेट लगाना होता है। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, इसमें से 25% इस्तेमाल होगी, तो उसको रिड्यूस करके चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। मतलब अगर आपने नॉर्मल लेके चलना हो तो हम इसको इस वे में लेके चलेंगे। तो ये तरीका जो है वो आपका रिकमेंडेड है। आपने क्या करना है, आपने इसको सारे का सारा इसी वे में लेके चलना है। तो जिसे हम कहते हैं ये मेरी क्या है, ये मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। उसके बाद है, अच्छा ये दोनों मेथड ये दोनों मेथड जो है ना, ये वाला मेथड हो गया, ये वाला मेथड हो गया, ये वाला मेथड हो गया, ये तीनों मेथड जो हैं ये डिपेंड करते हैं लाइफ के ऊपर। मतलब आप एसेट लेके आगे हैं, आप एसेट को इस्तेमाल करें ना करें, आपके पास अगर एसेट पड़ा हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेप्रिशिएट जो है वो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मशीन जो है वो बाय कर ली है और अब आप उस मशीन को इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, पड़ी भी हुई है, मतलब मशीन लेके आए, मशीन लगाई, लेकिन मशीन लगाने के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, 1 साल चली, 2 साल चली, 3rd ईयर आपका 4 माह के लिए कारोबार बंद हो गया। अगर वो आपका 4 महीने के लिए कारोबार बंद भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप उसे स्टिल क्या करेंगे, डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे। सॉरी ये 3 वाला, ये वाला, पहले 3 मेथड हमारे पास ये आते हैं। वाहिद 4 मेथड ऐसा है, ये इस पर डेप्रिसिएशन जो हमारी कैलकुलेट होती है वो किसके ऊपर होती है, वो हमारी यूजेज के ऊपर है। हम जितना इस्तेमाल करेंगे हम उतना ही डेप्रिशिएट करेंगे, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम कोई किसी किस्म के डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे।
तो अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, इसे हम कहते हैं मशीन और मेथड्स, यूजर यूनिट्स मेथड भी कहते हैं, इसको हम यूजेज मेथड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं आउटपुट मेथड भी जो है कह रहे होते हैं। इस मेथड के तहत हम डेप्रिशिएट करते हैं, बट किस बेसिस के ऊपर, कितना इस्तेमाल किया है। इसमें जो लाइफ है ना हमारी लाइफ, दैट इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लाइफ जो है वो कंसीडर हो रही होती है। तो इसमें हम कितना चलाएंगे, कितना बनाएंगे, क्या आउटपुट होगी, क्या यूजेज होगा, हम इसको उस मेथड के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि चलाना कितना है, चलना कितना है, क्या है, किस तरह से है, हम इसको टोटली क्या करेंगे, हम इसको टोटली उसी बेसिस के ऊपर सारा कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इसमें हमारे पास है, एक है मशीन और मेथड, या आप इसे मशीन और पे भी कर सकते हैं, आप इसको आउटपुट पे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारे पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कि इस साल हमने कितने घंटे चलाया है और टोटल कितने घंटे मशीन चल सकती है, या इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इसको हम डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है, कहता है जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए का जो है वो प्लांट लिया कब, 1 जनवरी 2021 में, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। कितनी लाइफ है आपकी, 5 साल है, और आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। प्लांट जो है कितने यूनिट्स बनाएगा, 7500 यूनिट्स जो है वो टोटल क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। एंटिटी का ईयर एंड जो है वो कितना है, 31 दिसंबर है। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 1500, 1800, 1200, 2000, 1000 फ्रॉम 2021 2025 रिस्पेक्टिवली। यूजिंग द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है 2021 से लेके 2025 तक के लिए। तो ये हमारा सवाल है, इसको ज़रा रीड कर लें, फिर हम इसको यहाँ से लेके आगे चलते हैं। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। अब हम पहले देखते हैं 2021 से लेके 2025 तक। मशीन और मेथड हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करेंगे आवर्स यूज्ड डिवाइड करेंगे टोटल आवर्स पे। अब हम बात करते हैं पहले 2021 की। अब देखिए 2021 में कॉस्ट हमारे पास है वो कितनी है, 1 लाख है। जो मेरे पास स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने आवर्स यूज्ड। अब 2021 में हमने कितने घंटे इस्तेमाल किया है, 1500 घंटे, और टोटल लाइफ कितनी है, टोटल सॉरी यहाँ पे आवर्स नहीं, यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस ओवर टोटल यूनिट्स, टोटल कितने बनेंगे 7500। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1500 को डिवाइड करें अगर हम 7500 से, और मल्टीप्लाई करें हम अगर इसको 90,000 से, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2021 की 18,000 आ जाएगी। अगर मैं 2022 की डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी जी 90,000, मल्टीप्लाई करूँगा कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 1800, डिवाइड किया 75। अब आप कहेंगे 90 कहाँ से आया, सर देखें कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 10,000 थी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बनती है 90, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 90 ही लिख दिया है। तो सेकेंड ईयर में कितने यूनिट्स बने हैं हमारे पास 1800, टोटल कितने यूनिट्स बनने हैं 7500। इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो जवाब आया कितने डेप्रिसिएशन आई है हमारे पास 21,600 जो है वो डेप्रिसिएशन आई है इसमें। फिर हम बात करेंगे 2023 की, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 90,000। अब 2023 में कितने यूनिट्स बने हैं हमारे पास 1200, टोटल कितने बने हैं हमारे पास 7500, तो 1200
डिवाइड करेंगे हम इसको 7500 से, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 90,000 से, तो कितनी मेरे पास आएगी? मेरे पास आएगी 14,400। फिर हम बात करेंगे 24 की, तो 24 में देखें हमारे कितने यूनिट्स बने थे? 2000। तो 90,000 हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट है, यूनिट्स हमारे पास बने थे 2000, टोटल कितने बने थे? 7500। तो 2000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7500 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 90,000 से, तो क्या जवाब आएगा? 24,000 आएगा। और आखिरी साल की अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो देखें 2025 की अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो ये है हमारे पास 90,000, मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, इस साल कितने यूनिट्स बने हैं? हमारे पास 1000 बने हैं। टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स बनने हैं? टोटल हमारे पास बनने हैं 7500। तो क्या करेंगे हम? 1000 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे हम 7500 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 90,000 से, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? 12,000 जो है वो जवाब आ रहा होगा। तो ये मेरी बनेगी डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हर साल के डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम कैरिंग वैल्यू निकालते हैं। कैरिंग वैल्यू देखिए ईयर 1 के लिए कैरिंग वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मैंने क्या करनी है? वो मैंने कैलकुलेट करवानी है। ईयर 1 आ गया, ईयर 2 आ गया, ईयर 3 आ गया, ईयर 4 आ गया और ईयर 5 आ गया मेरे पास। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन थी 18,000, मैंने यहाँ पे लिख दी। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 18,000। ईयर 2 में 18,000 थी और ईयर 2 कितनी आई थी? 21,600 आई थी। तो 18,000 डेप्रिसिएशन थी ऑलरेडी मेरे पास। 18,000 में जमा हमने किया 21,600, तो ये कितनी हुई हमारे पास? 39,600 जो है वो डेप्रिसिएशन आई। तो 39,600 हमारी ऑलरेडी डेप्रिसिएशन थी। ईयर 3 में हमारे पास कितनी आई है? 14,400 आई है। तो हम इसमें जमा कर देंगे 14,400, तो कितनी बनेगी हमारे पास? 54,000 जो है वो बन रही होगी। ईयर 4 के स्टार्ट में हमारे पास 54,000 डेप्रिसिएशन थी। 54 में हम लेस करेंगे, ऐड करेंगे 24,000, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? मेरे पास बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 78,000। ईयर 5 के स्टार्ट में थी मेरे पास डेप्रिसिएशन 78,000, ऐड करूंगा मैं 12,000 से इस साल की, तो 78 में जमा किया 12,000, तो मेरे पास आ गई 90,000 डेप्रिसिएशन बनती है ईयर 5 के एंड के ऊपर। अगर मैंने कैरिंग वैल्यू निकालनी हो तो देखें कॉस्ट थी मेरे पास 1,00,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है मेरे पास? 18,000 रुपया। तो अगर मैं लेस करवा दूं 1,00,000 में से मैं 18,000 जो है लेस करवाऊं तो कितना बनेगा? मेरे पास 82,000 जो है बन रहा होगा। फिर ईयर 2 की बात करूं, ईयर 2 में मेरे पास कॉस्ट थी कितनी? 1,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 39600 बन रही होती है। 1,00,000 में से 39600 बन रही है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 60400 बन रही होगी। ईयर 3 की बात करूं तो 1,00,000 मेरे पास कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन कितनी बनती है मेरे पास? 54,000, तो ये कितनी बनेगी? कैरिंग वैल्यू 46। ईयर 4 की बात करूं तो 1,00,000 थी, 1,00,000 में से मैं लेस करूंगा 78,000, तो ये कितनी बनेगी? 22,000। ईयर 5 में मेरे पास कॉस्ट थी 1,00,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 90,000 रुपया, तो कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 आ रही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं? इसको लेके चल रहे होते हैं। अब देखें इसका एक सबसे बड़ा फीचर क्या है इस मेथड का? जिस साल हमने प्लांट को ज़्यादा इस्तेमाल किया उस साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा आई, जिस साल हमने प्लांट को कम इस्तेमाल किया उस साल मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो कम रिकॉर्ड हुई। देखें जब मैंने 1800 यूनिट बनाए थे तब मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है? 21,600। जब मैंने 2,000 यूनिट बनाए कितने डेप्रिसिएशन? 24,000। मेरे यूनिट 1200 बने हैं, मेरी डेप्रिसिएशन मजीद कम हो गई है। तो जितना मैं ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतनी मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा आएगी, जितने मैं कम यूनिट्स बनाऊंगा उतनी मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो कम रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा होगा कि हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन क्या है। और एंड पे हमारे पास आता है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड।
आसान है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो एसेट की लाइफ होगी, फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो हम इसका डिजिट्स का सम निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब सम का मतलब कि डिजिट्स का 5 है तो 5 4 3 + 2 + 1 करेंगे, कितना आएगा, सम ऑफ इट्स डिजिट्स बनेगा कितना, 15,000 जो है वो बन रहा होगा। क्या बनेगा, 15 बन रहा होगा। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम सम ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा n × n + 1 / 2। अब n है लाइफ, अब देखिए 5 साल है तो 5 × 5 + 1 / 2, ये हो जाएगा 5 × 6 / 2, तो 30 को डिवाइड किया 2 पे कितना आया, 15। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। और हमने करना है, जब डेप्रिसिएशन निकालनी है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करना है इसको करंट ईयर डिजिट से, मतलब फैक्टर ऑफ करंट ईयर के। अगर हम फर्स्ट ईयर खड़े हैं तो अभी फैक्टर करंट ईयर क्या है कि हमारे पास एसेट 5 साल मजीद चल सकता है। अगर हम सेकंड ईयर खड़े हुए हैं तो हमारे पास फैक्टर क्या है कि हमारे पास एसेट 4 साल चल सकता है। थर्ड पे 3, 2 पे जो है, फोर्थ पे जो है 2 एंड आखिर पे 1, तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ डिजिट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। जैसे ये सवाल है, कहता है जी प्लांट बॉट फॉर ₹1 लाख with expected useful life of 5 years and residual value of 10,000, एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 जनवरी, एंटिटी का ईयर एंड जो है कब होगा, 31 जनवरी को, अंडर सम ऑफ डिजिट्स मेथड, जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स मेथड होगा, इसके तहत कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2021 to 2025। तो मैं इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैरिंग अमाउंट आप लोगों ने खुद करनी है। अब देखिए सम ऑफ ईयर डिजिट निकालना है ना, आप मेथड हमारे पास ये है, सबसे पहले हमने सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला होगा n × n + 1 / 2। अब यहाँ पे n क्या है, हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 5 + 1, डिवाइड किया हमने इसको 2 पे, ये हो गया 5 × 6 डिवाइड बाय हमने इसको 2 किया, तो ये मेरे पास आ गया 30 डिवाइड बाय 2, तो 15 मेरे पास बनता है सम ऑफ डिजिट्स। अब जब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर फैक्टर, डिवाइड करेंगे हम इसको सम ऑफ डिजिट से। तो ईयर 1 की बात करूं तो मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख रुपया, मेरे पास है रेसिडुअल वैल्यू इसकी 10,000 रुपया। अब मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर फैक्टर पे, तो अगर आप पहले साल में खड़े हुए हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से। सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। थर्ड ईयर में देखेंगे तो आ जाएगा जी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/15। फोर्थ ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय -10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15। फिफ्थ में हम आ जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 लाख -10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो देखें आपने कैसे याद रखना है, आपकी लाइफ है वो बनती है 1 2 3 4 5, इसको जमा करेंगे ये आते हैं आपका सम। तो सम आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो आपने मल्टीप्लाई करना है रिवर्स से। किससे? जो रिवर्स ऑर्डर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। मतलब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 जमा किया 15 आया तो रिवर्स ऑर्डर क्या है 5 4 3 2 1। जब पहले साल जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 5, सेकेंड ईयर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5 साल किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या होगी, आपके पास डेप्रिसिएशन जो है आ रही होगी। अगर हम निकालें तो 5 को डिवाइड किया 15 से, 5 को डिवाइड किया हमने 15 से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 90 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी वो कितनी होगी, पहले साल वो बन रही होगी 30,000। फिर हमने 4 को डिवाइड किया 15 से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको
90,000 से, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 24,000। फिर हमने 3 को डिवाइड किया 15 से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 90,000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 18,000। फिर हमने 2 को डिवाइड किया 15 से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 90,000 से, तो ये आ गई मेरे पास 12,000। फिर हमने 1 को डिवाइड किया 15 से और मल्टीप्लाई किया हमने इसको 90,000 से, तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो हम इस तरह से सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर कहता है जी, अ मोटर व्हीकल कॉस्ट ₹4 मिलियन, इट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू आफ्टर 5 years of ₹40,000। इफ द सम ऑफ डिजिट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2। कहता है कैरिंग अमाउंट बताएं ईयर 2 के एंड पे क्या है। अब कैरिंग अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें से हम लेस करवाएंगे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी, ये मेरी क्या बनती है, कैरिंग वैल्यू बन रही होती है। अब देखते हैं, देखिए ईयर 1 में अगर हमने डेप्रिशिएट करना है तो कहता है व्हीकल क्या थी, 40,000, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 4 लाख, हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40,000। उसने कहा है सम ऑफ डिजिट मेथड इस्तेमाल करना है, टोटल लाइफ है 5 साल। तो ईयर 1 की सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये आ जाएगा जी 5/15, तो ये आ जाएगा जी 5/15, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 360,000 से, तो कितनी आएगी, 1,20,000 आएगी। अब ईयर 2 पे अगर हम इसके डेप्रिसिएशन निकालें तो ये आएगा 4 लाख माइनस 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 4/15 से, तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, तो ये आ जाएगा 96,000। तो ये आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। अब उसने कहा है कैरिंग वैल्यू निकालनी है, तो कैरिंग वैल्यू के लिए हम लेंगे कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 4 लाख, लेस करवाएंगे हम इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 1,20 पहले साल की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास, सेकेंड कितनी आई है हमारे पास 96,000 आई है, तो एक्यूमुलेटेड बनती है 2,16,000। 4 लाख में से हमने लेस करवाया है 2,16,000, तो कितनी आई कैरिंग वैल्यू हमारे पास 184,000 जो है वो हमारी क्या बन रही है, कैरिंग वैल्यू बन रही है। अब उसके बाद है कि ये हमारे पास सारे मेथड से कि इस तरह से हम इन्हें क्या कर रहे होंगे, हम इन्हें डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे क्या हो गए हैं, वो यहाँ पे वाइंड अप होते हैं, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगला सवाल है कि डेप्रिसिएशन हमने कब से चार्ज करनी है और कब तक हमने इसको लेके चलना है। देखिए जो भी डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी, जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आएगी, हम उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो शो कर रहे होंगे। और कब से कब तक, देखें हमने 3 मेथड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। आप एसेट को ले आए उठा के, आप एसेट को इस्तेमाल करें या आप एसेट को इस्तेमाल ना करें, आपका क्या होगा, आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल, 4 साल, मतलब जो भी लाइफ है हम उसके ऊपर उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। हाँ, जो यूजेज मेथड है उसमें वाहिद है कि जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही डेप्रिशिएट करेंगे, जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम उसे कोई डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। और जो भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी वो कहाँ जाएगी,
वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे जा रही होगी, वो हमारे एक्सपेंस में जा रही होगी। वो कहाँ जाएगी, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगी, एक्सपेंस का पार्ट जो है वो बन रही होगी। अब हमने डेप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट करना इस्तेमाल करनी है। रिमेंबर, जब हमारे पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए या जब बिज़नेस में ले आए, जो अर्लियर डेट होगी, जो पहले टाइम होगा, उस पर हम उसको क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहेंगे। अवेलेबल फॉर यूज़ पे हम उस पर कर रहे होंगे। और डेप्रिसिएशन को कब तक हमने करना है कैलकुलेट, जब तक हम उसको एसेट को डिस्पोज नहीं कर सकते या डीरिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। कहता है जी, एन ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट ₹5 million of which the land value is 2 million and the cost of building is ₹3 million. The building has an estimated life of 50 years. What is the annual depreciation charge on the property using the straight line method? देखिए, कहता है प्रॉपर्टी 5 मिलियन की है, लैंड 2 मिलियन का है, बिल्डिंग जो है 3 मिलियन की है, बिल्डिंग का लाइफ 50 साल है। अब देखिए, लैंड को तो हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, हम किसे करेंगे, बिल्डिंग को करेंगे। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 3 मिलियन है, तो 3 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे लाइफ के ऊपर, वो कितनी है, 50 साल है। तो 3 मिलियन को डिवाइड किया हमने 50 पे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आएगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन का कितना आ रहा होगा, 60,000 जो है वो आ रहा होगा। फिर है जी, एन एंटिटी constructed a building for its own use. The building was completed on 1 July 2008 and occupied on 1 September 2018. The building used the entity used the building for a long time, but then due to certain expansion in its business, it decided on 1 July to shift a new rented premises. The entity shift on new premises on 1 August 2015 and dispose of the building on 31 दिसंबर 2015। अब ये सवाल है, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हमने कब से कब तक डेप्रिशिएट करना है। देखिए, बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 1 जुलाई को और हमने पोजेशन ली है जाके उसकी 1 सितंबर को। अब हमारे पास बिल्डिंग तो अवेलेबल फॉर यूज़ 1 जुलाई से थी ना, तो हम अभी रूल पढ़ के आ चुके हुए हैं, अवेलेबल फॉर यूज़ या हम यूज़ करें जो अर्लियर टाइम होगा हम उससे डेप्रिशिएट करते हैं। तो 1 जुलाई अर्ली है, हम 1 जुलाई से क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। और कब तक डेप्रिशिएट करेंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो 31 दिसंबर को डिस्पोज ऑफ हुई है, हम इसे 31 दिसंबर को ही क्या कर रहे होंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। उसके बाद है कि हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज भी हो सकता है। अगर मेरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा कहलाता है कि ये मेरा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है वो कहला रहा होता है। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जब भी होगा तो रिमेंबर, उस डेट के ऊपर जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ उस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी उसको हम फिर क्या करेंगे, जो मेरे पास न्यू मेथड होगा उसके मुताबिक जो है वो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं उसको डेप्रिशिएट रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या करूँगा, डेप्रिशिएट करूँगा। और किसके ऊपर कर रहा हूँगा, जो मेरे पास रिमेनिंग लाइफ होगी मैं उस रिमेनिंग लाइफ के ऊपर उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। जैसे एग्जाम्पल है, ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹10,000 विद नील रेजिडुअल वैल्यू, कोई इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एंड इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर और 10 साल तक उसको इस्तेमाल करना है। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, एंटिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इस्तेमाल करेगी। ऑन 1 जनवरी 2003 एयर लिमिटेड रिकन्सिडर द यूज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड एंड कंक्लूडेड दैट स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और लगा के भाई कोई हमारा मेथड जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अब उसने कहा है कि हम उसको क्या करेंगे, 25% जो है उसके ऊपर लेके चलेंगे। हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है 2001 से लेके 2004 के लिए। अब देखें, 2001 से लेके 2001-2002 में हमारा मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड।
3 में उसने कहा नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, WDV होना चाहिए। तो WDV हम किस में करेंगे, हम 3 में करेंगे और 4 में जो है वो हम WDV के मुताबिक जो है वो कर रहे होंगे। तो पहले हम बात करेंगे 2001 में जब मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। तो मैंने एसेट कितने का लिया था, 10,000 का। कोई स्क्रैप वैल्यू है थी, नहीं थी। लाइफ कितनी है, 10 पे डिवाइड किया, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1000 आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2002 में भी स्ट्रेट लाइन में मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो सेम ही आएगी, 1000 ही आ जाएगी। अब जब 2003 में मुझे लगा पता कि यार ये ठीक नहीं है, मुझे इसको रिड्यूसिंग बैलेंस में लेके जाना चाहिए, तो मैं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस में लेके जा सकता हूँ। अब 2003 में क्या होगा कि उस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू थी मैं वो लूँगा। अब मेरे पास ओरिजिनल एसेट कितने का था, 10,000 का था। 2000 का डेप्रीशिएट हो चुका है। कैरिंग वैल्यू कितनी है मेरे पास 2003 में, मेरे पास 2003 में कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी है, 8000 है। रेट क्या है, 25% है। तो 8000 का 25% लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और वो कितनी बनेगी, 2000 बन रही होगी। और 2004 में जो कि WDV में लगना है, तो 2004 का WDV कितनी बनेगी, 6000 बनेगी। तो 6000 का अगर मैं 25% लूँगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 1500 जो है वो मेरी क्या बन रही होगी, डेप्रिसिएशन जो है वो बन रही होगी। अच्छा जी, तो ये हमने लेके चलना होता है। रिमेंबर यही था कि जिस दिन जो हमारे पास हमारी पॉलिसी चेंज होगी उस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी उसको हम न्यू मेथड न्यू रेट पे करेंगे और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर लेके चल रहे होंगे। अब रिमेनिंग का मतलब क्या है, देखें मेरे पास एसेट की लाइफ कितनी थी, 10 साल। 2 साल इस्तेमाल हुआ स्ट्रेट लाइन के तहत, बाकी कितनी बची, 8। तो ये अब WDV के तहत कितने साल हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको 8 साल जो है वो लेके चल रहे होंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास ये जो लाइफ हो गया, ये रेजिडुअल वैल्यू हो गई, हम इनका हर साल क्या करेंगे, रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है, हम इनका जायज़ा लेते हैं। अगर उसमें चेंज वगैरह आ रहा हो हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसको अकोमोडेट कर देते हैं। हम लाइफ को, स्क्रैप वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक एडजस्ट जो है कर रहे होते हैं। जैसे है जी, ऑन 1 जनवरी 2001 वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹12,000 विद एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2000 एंड इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर 10 years। द एंटिटी यूजेस स्ट्रेट मेथड इन 2003 वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। इट was estimated that the asset's remaining useful life is now only 5 years. However, the estimated of residual value has been increased to 3000। हमने इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2001 से लेकर 2004 के लिए। देखिए, लाइफ का चेंज होना, रेट का चेंज होना, रेजिडुअल वैल्यू का चेंज होना, ये सारा कुछ हमारा क्या कंसीडर होता है, चेंज इन एस्टिमेट कंसीडर होता है। तो देखें हमारे पास है 2001 से लेकर 2004 तक ना, तो 2001 की अगर हम बात करें तो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। हमारे पास एसेट कितने का था, हमारे पास एसेट था 12,000 रुपये का। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, हमारे पास थी 2000। हम इसे करे थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, 1000 आ रही थी। फिर 2002 की हमने इसकी बात करनी थी, तो 2002 में भी मेरे पास डेप्रिसिएशन जो है वो सेम थी, 12,000 माइनस 2000 डिवाइड किया 10 के ऊपर, तो कितनी आ रही थी, 1000 आ रही थी। तो अब उसने कहा 2003 में कि हमने उसकी लाइफ को रिव्यू कर दिया है और हमने उसकी स्क्रैप वैल्यू को भी चेंज कर दिया है। लाइफ को रिव्यू किया, अब लग रहा है भाईजान लाइफ तो इसकी सिर्फ 5 साल है और स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई है, 3000 इसकी हो गई है। तो अब हमने लेके चलना है। तो जब भी रिव्यू होगा इस दिन के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी हम वो लेंगे। तो मेरे पास एसेट था 12,000 का, 2000 का 2 सालों में डेप्रीशिएट हुआ है, तो इस दिन के ऊपर जो इसकी स्क्रैप वैल्यू बनती है, सॉरी जो इसकी कैरिंग वैल्यू बनती है वो कितनी है, 10,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10,000 जो है वो इसकी स्क्रैप कैरिंग वैल्यू जो है आ जाएगी 2003 के लिए। ये आ जाएगी मेरे पास स्क्रैप वैल्यू। इसको मैंने डिवाइड करना है अब न्यू एस्टिमेट के ऊपर, वो क्या है, 5 साल। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है,
3000 है। तो अब इसको मैं लेकर चलूँगा तो 10,000 डैट वाज कैरिंग वैल्यू, माइनस किया हमने फिर 3000, डिवाइड किया हमने इसको 5 के ऊपर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 1400 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। और 4 की भी अगर निकालनी हो डेप्रिसिएशन तो अब यही कैरिंग वैल्यू इसमें से लेस करेंगे 3000 जो उसकी रिवाइज स्क्रैप वैल्यू थी, डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर 10,000 माइनस 3000 डिवाइड किया 5 के ऊपर तो क्या आएगा 1400 आएगा। तो ये मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन बन रही होगी एज़ पर द एस्टीमेट चेंजेस। तो इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, जब भी हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये हम किसको लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये किस में हमारी जाती है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट में जाती है, और हम इसे क्या कर रहे होते हैं, जो हमारी एसेट की कॉस्ट है हम इसको उसमें से लेस करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हम एसेट्स के अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट्स जो हैं जो हमारे बन रहे होते हैं, हमारे पास आता है नॉन करेंट एसेट्स का अकाउंट, ये हम हमेशा बनाते हैं कॉस्ट के ऊपर। अभी आपके लेवल पे कॉस्ट ही है तो हम एक किसके ऊपर बनाते हैं, कॉस्ट के ऊपर बना रहे होते हैं। ये डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे रुपीज़, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा हम वो यहाँ लिखेंगे, जो न्यू एसेट लिए हैं, जो एडिशंस हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो डिस्पोजल हुए हैं, जो बेचे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली हम बनाएंगे अकाउंट किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और जो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा होगा। और थर्ड अकाउंट बनेगा हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। देखें यहाँ पे एंट्री क्या पास हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, जिसमें डेबिट साइड पे क्या आएगा, हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, और क्रेडिट साइड पे क्या जा रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जा रहा होगा। तो ये हम एंट्री पास करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से जा रहा होता है। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा हमारा, चूँकि हमने जाके फाइनल अकाउंट भी बनाना भी सीखना है, तो फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आएगा, जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी, मतलब ये जो मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाली है ये कहाँ जाएगी, मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जा रहा होगा, जो मेरे पास एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से मैं लेस करवाऊँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ रही होगी, कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, ये किस में जाएगी, मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रही होगी। जैसे सवाल है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ₹40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज जो है 8,000 का है। हमने रेलेवेंट लेजर अकाउंट बनाना है ईयर 1 का, ईयर 2 का, और हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अब देखें इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट ईयर 1 की कितनी, 40,000। पहले हम बनाते हैं एसेट अकाउंट, ईयर 1 है तो ईयर 1 के लिए मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 40,000। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो यही मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास बैलेंस जो है वो कैरिड ऑन आ जाएगा कितना, 40,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अकाउंट बन गया पहले साल का। फिर हम बनाएंगे सेकंड ईयर का अकाउंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, सेकंड ईयर भी कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं है, तो ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस कैरिड ऑन। ये कितना बनेगा, ये मेरे पास बन रहा होगा 40,000 का। तो ये ईयर 1, ये ईयर 2। अब उसने हमें डेप्रिसिएशन के बारे में गिवन किया है, वो कितना है 8,000। तो पहले साल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं ना, तो इसका मतलब ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, ईयर 1 में ब्रॉड बैलेंस कोई भी नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, 8,000 है, और यही जाके मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास कैरिड ऑन बैलेंस जो है वो बन रहा होगा। अब अगले साल ये जो कैरिड ऑन है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बैलेंस ब्रॉड ऑन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा ब्रॉड ऑन बैलेंस कितने का, 8,000 का।
इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 8,000 बनती है। तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 16,000 जो है आ रहा होगा। तो ये ईयर 2 का अकाउंट बन गया क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, ये किसका बन गया, ईयर 1 का बन गया। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करूं मैं अगर ईयर 1 में, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी क्या हुई थी, क्रेडिट हो रही थी। कितने से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है डेबिट हुआ था 8,000 से, तो यही मैं कहाँ ले जाऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चल रहा हूँगा ईयर 1 के ऊपर। तो ये अकाउंट मेरा ख़त्म हो जाता है। ईयर 2 में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मेरी कितनी डेप्रिसिएशन गई थी, 8,000 गई थी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कितनी आ जाएगी, 8,000। तो डेप्रिसिएशन जो मेरी आएगी फॉर द ईयर वो कितनी आ रही होगी, 8,000। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊँगा तो मेरे पास नॉन करंट एसेट कितने का था, 40,000 का, मैंने यहाँ पे लिखा 40,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 16,000, तो मैं यहाँ पे इसको 16,000 जो है वो लेस करवाऊँगा। तो ये मेरे पास कितना बच गया, 24,000 जो है वो मेरे पास क्या बनती है, कैरिंग अमाउंट बन रही होती है। उसके बाद है हमारे पास मैचुरन बॉर्डर मशीन फॉर रुपीज़ 1 लाख। On 1st January 2012, he estimated a useful life of 8 years and a residual value of 800. Depreciation is to be calculated on straight line basis. हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हमने बनाना है। तो 10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 800 है, और लाइफ कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 9200 डिवाइडेड बाई 10, तो 920 इसकी बनता है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये सवाल जो है आपकी क्या है, असाइनमेंट है, आप लोगों ने इस सवाल को खुद सॉल्व करना है। अब इसमें से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ गए हैं। तो क्योंकि सवाल चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, मुश्किल लगता है, तो अब ये जो है हम इनको नेक्स्ट सेशन में करेंगे इन सवालों को, ताकि आप इसकी अच्छी तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर लें। तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर डिटेल में होता है। हम कुछ क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट सेशन में कर रहे होंगे, ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस जो है वो हो रही हो। सो कोई इसमें कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।